हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीसरे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में और वो है आपका हिमांक में अवनमन। ओके, तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हिमांक होता क्या है। देखिए, हिमांक वह तापमान होता है जिस पर आपका कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है। यदि मैं बात कर लूं आपके जल की, तो जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान आप जैसे करोगे तो वो जमना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? जमना प्रारंभ कर देता है। अर्थात जो जल का जो हिमांक हुआ वो कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। अर्थात वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव जमना प्रारंभ कर देता है क्या कहलाता है? आपका हिमांक कहलाता है। यह डेफिनेशन आपने 10th 11th तक पढ़ी होगी। अब थोड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन ये है कि जिस तापमान पर आपका द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ओके, तो वह तापमान क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अर्थात जो आपका द्रव है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान करने पर उसका जो वाष्प दाब है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं वही क्वथनांक की, तो क्वथनांक क्या होता था? जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसका मान जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हिमांक क्या होता है? जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वह क्या कहलाता है? आपका हिमांक कहलाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुई आपकी हिमांक की। अब बात आती है अवनमन। अवनमन का अर्थ होता है कमी। क्या होता है? कमी। अर्थात हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि हिमांक में अवनमन जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है, उस अणुसंख्यक गुणधर्म में विलयन की हिमांक में क्या होगी? कमी आएगी। इसका हम जानकारी लगा सकते हैं। अब किस प्रकार कमी आती है वो अब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हिमांक में अवनमन। ओके, देखिए, हिमांक में अवनमन हो, क्वथनांक में उन्नयन हो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो या परासरण दाब हो, जो कि चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है, सबको समझने के लिए बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। यदि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, याद दिलाने का प्रयास करूं, तो आपका एक पात्र हो गया और इस पात्र में आपका क्या भरा हुआ है? इस प्रकार से जल भरा हुआ है। ओके, और इस पात्र को मैंने एक कारक द्वारा ढक दिया है और जैसे मैं क्या करता हूं, इसे तापमान देने का प्रयास करता हूं। क्या देता हूं? तापमान देने का प्रयास करता हूं, तो यहाँ पर क्या बनती है? वाष्प के अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? वाष्प के अणु बनते हैं और इन वाष्प के अणु द्वारा या इस सतह पर क्या लगा जाता है? एक वाष्प दाब आरोपित किया जाता है, जिसे मैं क्या दे देता हूं? नाम P0 दे देता हूं। यहां पर अभी केवल आपका जल भरा हुआ है। केवल क्या भरा है? एक ही प्रकार का द्रव भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसमें विलायक भी है, विलेय भी है, ना जी ना। इसमें केवल विलायक है, वो भी आपका जल है। ओके, अब मैं क्या करता हूं? इसी पात्र को वापस बनाता हूं और इसी पात्र में बाहर से मैं क्या मिला देता हूं? कोई अवाष्पशील ठोस मिला देता हूं। क्या मिला देता हूं? बाहर से कोई अवाष्पशील ठोस मिला देता हूं। ओके, तो यहां मैं क्या मिला देता हूं? अवाष्पशील ठोस मिला देता हूं। इस प्रकार से मैंने क्या मिला था? अवाष्पशील ठोस बनेगा। अब जैसे मैं क्या करूंगा? इसे तापमान देने का प्रयास करूंगा। क्या करूंगा? तापमान देने का प्रयास करूंगा, तो पुनः यहाँ पर वाष्प के अणु बनेंगे। क्या बनेंगे? वाष्प के अणु बनेंगे और इन वाष्प के अणु द्वारा जैसे इस सतह पर दाब लगाया गया था द्रव की, उसी प्रकार यहां भी लगाया जाएगा, लेकिन वो केवल इतनी सतह पर ही दाब लगा पाएंगे। कितनी सतह पर? इतनी सतह पर ही दाब लगा पाएंगे, जबकि इतनी सतह तो इन अवाष्पशील विलेय ठोस ने घेर रखी है, मतलब इस सतह पर वाष्प दाब नहीं लगा पाएंगे। तो यहां मैं जो इन वाष्पकणों द्वारा जो इस सतह पर जो वाष्प दाब लगाया जा रहा है वो मान लेता हूं कितना है? P है। अब बताइए, यहाँ वाष्प दाब का मान अधिक आएगा या यहाँ वाष्प दाब का मान अधिक आएगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ वाष्प दाब का मान अधिक आएगा। मतलब जो का P0 है, यहाँ का जो वाष्प दाब है वो इस P से कैसा है? अधिक है। ओके, इस बात को हमेशा याद रखना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मतलब जब आपके पात्र में केवल एक ही प्रकार का द्रव भरा है, उसका जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ओके, ये यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप हिमांक में अवनमन आसानी से सीख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है वास्तव में। देखिए, ये मैं स्तर मान लेता हूं आपके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी किया था क्वथनांक में उन्नयन, जब हम
अध्ययन कर रहे थे। तो ये मैंने मान लिया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का स्तर मान लिया। अब देखिए जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो ऑब्वियस बात है जो विलयन का जो वाष्प दाब आएगा उसका स्तर ऑब्वियस बात है नीचे आएगा, क्योंकि जो ऊपर रहता है वो ऊपर आएगा और जो नीचे रहता है वो नीचे आएगा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है इसलिए ऊपर है, जबकि विलयन का वाष्प दाब इसकी तुलना में कम होता है इसलिए ये क्या है आपका नीचे है। ये कहां पर है आपका नीचे है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि जब आपका वायुमंडलीय दाब रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे नीचे रहता है ठोस का वाष्प दाब, फिर बीच में रहता है आपका द्रव का वाष्प दाब। तो यहाँ में वायुमंडल से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। क्या हमें द्रव से कोई लेना देना? बिल्कुल है, जो कि हमने बना भी लिए। अब बच जाता है ठोस। क्या बच जाता है? ठोस। तो ऑब्वियसली बात है ठोस प्रावस्था का जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा आपका सबसे नीचे आएगा। ठोस प्रावस्था का जो वाष्प दाब आएगा वो सबसे नीचे आएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे हिमांक। देखिए हिमांक क्या होता है? हिमांक का मतलब जिस पर आपका जो द्रव का वाष्प दाब इस ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो देखिए अब यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ देखिए यदि आपको वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, मतलब कि वाष्प दाब को जो कि ये वाला स्तर है यदि इसे ऊपर की ओर ले जाना है तो आपको तापमान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तापमान देना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो आपका वाष्प दाब है इसे क्या करना है? इसका स्तर नीचे ले जाना है, इसका स्तर नीचे ले जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? तापमान कम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना होगा? आपको तापमान कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? तापमान कम कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कितना तापमान कम करूंगा? यहाँ पर मैं तापमान कम करूंगा, यहाँ मैं इतना तापमान कम करूंगा, जबकि यहां पर मैं कितना तापमान कम करूंगा? केवल इतना सा तापमान कम करूंगा। यहां पर मैं केवल मैं मान लेता हूं यहाँ पर मैंने कितना तापमान कम किया? 40 डिग्री सेल्सियस किया। और यहाँ पर कितना किया मैंने? 25 डिग्री सेल्सियस किया। मतलब ये जो आपका विलयन था इसका जो वाष्प दाब का स्तर था इसका मुझे केवल 25 डिग्री सेल्सियस क्या करना था? तापमान कम करना था। और जैसे मैंने 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कम किया तो देखिए इसका वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर आ गया। मतलब विलयन का जो हिमांक आ गया, विलयन का जो हिमांक आ गया वो कितना आ गया? 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। ऑब्वियस बात है विलयन का जो हिमांक आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। हिमांक का मतलब क्या है? जिस तापमान पर आपके द्रव का वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्प दाब इसके बराबर हो गया। अब देखिए यदि मैं बात करूं जब आपका इसमें केवल एक ही प्रकार का द्रव भरा है, मतलब जल भरा है, तो जो आपका जो इसे मुझे ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए कितना तापमान कम करना पड़ा? 40 डिग्री सेल्सियस कम तापमान करना पड़ा। अर्थात इसका जो हिमांक हो गया 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अर्थात जो आपका विलायक का क्वथनांक है, जब आपके पात्र में केवल एक ही प्रकार का द्रव भरा है तो उसका हिमांक देखिए ज्यादा है, जबकि जो आपका विलयन का जो हिमांक है वो क्या हो गया? कम हो गया। अब बताइए विलयन का जो हिमांक है वो कितने से कम हुआ है? तो ऑब्वियस ही बात है 15 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका हिमांक 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका हिमांक 25 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात कितने की कमी आई है इसके हिमांक में? तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 मतलब 40 माइनस 25 करना पड़ेगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा? आपका 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस। अर्थात विलयन के हिमांक में जो कमी आई, जो अवनमन हुआ, वो कितने का हुआ? 15 डिग्री सेल्सियस का हुआ। और यही क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन। अर्थात जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है? अपेक्षाकृत अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब की तुलना में, जिस कारण जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए मुझे अधिक तापमान कम करना पड़ा। अर्थात इसका जो हिमांक आया वो भी अधिक आया, जबकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होने के कारण इसके वाष्प दाब को ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए मुझे इसका कम तापमान कम करना पड़ा। अर्थात इसका हिमांक भी कम आया। तो शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक में जो अंतर आता है वही क्या कहलाता है? आपका हिमांक में अवनमन कहलाता है। ओके, तो ये होता है बेसिकली हिमांक में अवनमन का अर्थ। देखिए यदि मैं 40 डिग्री सेल्सियस को T1 मान लूं और आपका 25 डिग्री सेल्सियस को क्या मान लूं? T2 मान लूं, जहां T2 क्या होगा? विलयन का हिमांक और T1 क्या होगा? शुद्ध विलायक का
हिमांक। ओके, तो यदि मुझे हिमांक में अवनमन निकालना, तो देखिए मैंने क्या किया, 40 में से 25 को माइनस किया। अर्थात यदि मुझे हिमांक में अवनमन निकालना है तो मैं किस में से किसे माइनस करूंगा, T1 में से T2 को माइनस करूंगा। तो T1 माइनस T2 मुझे क्या दे देगा, आपका हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन को हम प्रदर्शित करते हैं डेल TF से। हिमांक में अवनमन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल TF से प्रदर्शित करते हैं। और डेल TF इक्वल टू कितना होता है आपका, T1 माइनस T2 होता है। तो ये हो गया आपका हिमांक में अवनमन। ओके, अब देखिए जो आपका हिमांक में अवनमन है वो किस बात पर निर्भर करता है। देखिए यदि मैं एक इस प्रकार का पात्र मान लो जिसमें कि आपका केवल शुद्ध विलायक भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, केवल शुद्ध विलायक भरा हुआ है। ओके, तो इसका जो वाष्प दाब आएगा वो कैसा आएगा, अधिक आएगा। अब यदि मैंने इसी शुद्ध विलायक में बाहर से क्या मिला दे, कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया, क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो जो वाष्प के अणु बनेंगे वो केवल इतनी सतह पर ही दाब लगा पाएंगे, जिस कारण यहाँ का जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। जबकि यहाँ का वाष्प दाब कैसा आएगा, आपका ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी सतह पर दाब लगा रहे, जबकि यहाँ पर केवल इतनी सतह पर दाब लगा रहे। ओके, अब देखिए यहां पर यदि मैं क्या करता हूं, आपके और अवाष्पशील बढ़ा देता हूं ठोस, यदि मैं और अवाष्पशील ठोस बढ़ा देता हूं, तो देखिए पहले तो वो इतनी सतह पर दाब लगा पा रहे थे, अब मैंने जैसे ही बढ़ा दिया वो केवल इतनी सी सतह पर दाब लगा पाएंगे। अर्थात जो आपका वाष्प दाब है वो और कम हो गया। अब यदि बताइए वाष्प दाब और कम हो जाएगा तो ये जो स्तर है वो यहां नहीं रहेगा, वो लगभग यहां तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बढ़ा दिए, अवाष्पशील विलेय ठोस बढ़ा दिया, अवाष्पशील विलेय ठोस बढ़ा दी, वैसे वाष्प दाब और कम हो गया। पहले से तो था शुद्ध विलायक की तुलना में कम, लेकिन हमने और अवाष्पशील ठोस मिलाए तो जो वाष्प दाब हो गया वो पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया। अब देखिए यदि मुझे जब आपका स्तर यहाँ था तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ रहा था इसको इसके बराबर करने के लिए, लेकिन अब कितना तापमान देना पड़ेगा मुझे, अब लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ेगा। मतलब जब इस स्थिति में जो आपका हिमांक में अवनमन निकला था वो कितना निकला था, 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस स्थिति में जो आपका हिमांक में अवनमन निकलेगा वो कितना निकलेगा, 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25। तो देखिए जैसे मैंने आपका अवाष्पशील विलेय ठोस मिलाया तो वाष्प दाब अपने आप तुलना में और कम हो गया, जिसके कारण जो आपका हिमांक में अवनमन है वो भी क्या हो गया, आपका हिमांक में अवनमन हो गया आपका, वो भी क्या हो गया आपका, बढ़ गया। देखिए पहले ही हिमांक में अवनमन कितना आता है, 15 डिग्री सेल्सियस, अब कितना आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं क्या करूं और अवाष्पशील विलेय ठोस बढ़ा दूं और अवाष्पशील विलेय ठोस बढ़ा दूं तो जो वाष्प दाब का स्तर है और भी नीचे गिर जाएगा। कहां तक गिर जाएगा, लगभग यहां तक गिर जाएगा। यदि मैं और अवाष्पशील विलेय ठोस अणु मिलाता हूं तो वाष्प दाब का स्तर और गिर जाएगा। अब यदि मुझे इस स्तर को इस स्तर के बराबर करना है तो मुझे बहुत ही कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और मैं मान लेता हूं कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 60 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। अब यदि मैं क्या निकालता हूं, हिमांक में अवनमन निकालता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 माइनस 7 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 40 माइनस 7, तो 40 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 33 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अब हिमांक में अवनमन और बढ़ गया, क्या हो गया, हिमांक में अवनमन और बढ़ गया। अर्थात यदि मुझे हिमांक में अवनमन को बढ़ाना है, देखिए जब आपका क्या था, अवाष्पशील जो विलेय ठोस थे वो इतनी संख्या में, तो जो आपका आया था हिमांक में अवनमन वो कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे मैंने अवाष्पशील विलेय ठोस बढ़ाए तो आपका हिमांक में अवनमन भी 15 से 25 बढ़ गया, और मैंने अवाष्पशील विलेय ठोस मिलाए तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर हिमांक में अवनमन 33 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अर्थात जो आपका हिमांक में अवनमन है, जो आपका हिमांक में अवनमन है वो किस बात पे निर्भर करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपके विलायक में अवाष्पशील विलेय ठोस कितने मिले हुए हैं। यदि अवाष्पशील विलेय ठोस ज्यादा मिले हैं तो आपका जो हिमांक में अवनमन है देखिए ज्यादा आएगा। क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और यदि अवाष्पशील विलेय ठोस कम मिले हैं तो जो आपका हिमांक में अवनमन आएगा वो भी कैसा आएगा, कम आएगा। अर्थात यहाँ से मैं एक बात समझ में आती कि जो हिमांक में अवनमन है वो अवाष्पशील विलेय ठोस के ऊपर निर्भर करती है। ओके, अर्थात जो आपका डेल टीएफ होता है, क्या होता है आपका डेल टीएफ होता है, वो किस बात पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि आपके विलायक में अवाष्पशील विलेय कितना है। अब बताइए सांद्रता का कोई ऐसा पद बताइए जिसका संबंध विलेय से भी हो विलायक से भी हो और वो एक ही आपकी मूलकता,
क्योंकि मोललता के फॉर्मूले में विलेय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान आता है, विलेय भी आता है विलायक भी आता है। मतलब जो आपका डेल टीएफ हो जाएगा वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, मोललता के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, मोललता के। अब जैसे हम क्या हटाएंगे, अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, केएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केएफ बोलेंगे। और यहाँ पर एम जैसा का वैसा। ओके, अब देखिए जो आपका डेल टीएफ है, डेल टीएफ के स्थान में मैं कुछ लिख सकता हूँ, बिल्कुल T1 माइनस T2। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KF इंटू एम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, KF इंटू एम हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा संबंध आ गया वो कितना आ गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू KF इंटू एम, जहां पर KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है आपका, मोलल अवनमन स्थिरांक। एम क्या है, मोललता है। T1 क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक। और जो T2 है वो क्या है आपका, विलयन का हिमांक है। ओके, तो ये तो हो गया आपका हिमांक में अवनमन। अब हम क्या करेंगे, हिमांक में अवनमन को एक ग्राफ के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हिमांक में अवनमन को हम ग्राफ की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम क्या कर लेते हैं, इस प्रकार ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, तापमान तो ले लेते हैं। मूल बिंदु से दूर की ओर जाने पे आपका तापमान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, जो इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं आपके वाष्प दाब को ले लेते हैं। किसे ले लेते हैं, वाष्प दाब को ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हो गया आपका किसका स्तर, ये हो गया आपका विलायक का स्तर, विलायक के वाष्प दाब का स्तर। और ये हो गया आपके विलयन के वाष्प दाब का स्तर। ये किसका स्तर हो गया, आपके विलयन के वाष्प दाब का स्तर हो गया। ओके, और ये हो गया आपका ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब का स्तर। ये किसका स्तर हो गया, ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब का स्तर हो गया। अब टेम्परेचर यहाँ मान ले तो T1 है, यहाँ पर क्या है T2 है, यहाँ पर कितना है आपका T3 है, यहाँ पर कितना है आपका T4 है, यहाँ पर कितना है आपका T5 है, यहाँ पर कितना है आपका T5 है। चाहे तो मैं T1 को 5 डिग्री सेल्सियस मान सकता हूँ, इसे 10, इसे 15, इसे 20, इसे 25। मतलब सीधा सिंपल अर्थ यही है कि इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज अर्थात तापमान बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ऊपर से नीचे जाने पर आपका दाब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका विलायक का वाष्प दाब होगा सबसे ज्यादा होगा, इसलिए मैंने सबसे ऊपर बनाया। और विलयन का वाष्प दाब इसकी तुलना में कम होगा, इसलिए मैंने क्या किया हो, नीचे बनाया। अब बेसिकली क्या करना है मुझे, इन दोनों का क्या करना है, मुझे इसके वाष्प दाब को इसके बराबर करना है और इसके भी वाष्प दाब को इसके बराबर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तापमान को कम करना पड़ेगा। देखिए अभी इसका जो तापमान है वो कितना है आपका, लगभग T4 और T3 के बीच में, मतलब मैं मान सकता हूँ 18 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसका जो वाष्प दाब का स्तर है इससे मुझे इस ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब का स्तर के बराबर करना है, तभी मुझे हिमांक प्राप्त होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से अर्थात T3 और T4 के बीच का जो तापमान है उससे क्या करना पड़ेगा, तापमान को कम करना पड़ेगा। तो मैं इसे किस दिशा में ले जाऊंगा, इस दिशा में ले जाऊंगा, इस दिशा में ले जाऊंगा, इस दिशा में ले जाऊंगा और यहाँ पर ला दूंगा। अर्थात इस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो गया, आपके ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के स्तर के बराबर हो गया। अर्थात यदि मैं बात करूं ये वाला टेम्परेचर, मतलब ये वाला जो आपका टेम्परेचर है, ओके, ये टेम्परेचर हम मान लेते क्या है आपका T3 है। ये कितना है आपका T3 है। तो क्या हुआ आपका T3 टेम्परेचर पर था 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो गया, ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया। अर्थात इसका जो हिमांक प्राप्त हुआ वो हमें कितना प्राप्त हुआ, T3 अर्थात 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने उदाहरण के तौर पे माने हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके स्तर को किसके बराबर करना है, मुझे इसके स्तर को बराबर करना है ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के स्तर के। तो मैं क्या करूंगा, तापमान फिर से कम करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए तापमान मैं कम करूंगा, कम करूंगा, कम करूंगा, तो इस प्रकार। ओके, तो देखिए जो आपका ये कितने टेम्परेचर पर, मतलब कितने तापमान पर इसका वाष्प दाब ठोस वाष्प दाब के बराबर हुआ, वो लगभग T2 टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर, अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो गया, आपके ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया। अर्थात इसका जो हिमांक मिला वो कितना मिला, 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका जो हिमांक प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 15 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए हिमांक किसका ज्यादा है, हिमांक आपका शुद्ध विलायक का अधिक है या इस विलयन का। ऑब्वियस सी बात है शुद्ध विलायक का जो हिमांक है, ये जो आपका शुद्ध विलायक है इसका जो हिमांक है वो कितना है आपका 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आपका जो विलयन का हिमांक है वो कितना है आपका 10 डिग्री सेल्सियस है।
अब यदि मुझे हिमांक से अवनमन निकालना होगा तो मैं इस 15 में से क्या माइनस कर दूंगा, 10 को माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जो डेल टी एफ का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसी प्रकार से ये तो हुआ हमने थ्योरेटिकली निकाले, लेकिन मुझे ग्राफिकल रूप में निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपका T3 है, इस T3 में से इस T2 को क्या कर दूंगा माइनस, इस T3 में से इस T2 को जैसे मैं माइनस करूंगा, मतलब ये आपके 15 में से जैसे मैं 10 को माइनस करूंगा तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, आपका डेल्टा टीएफ का मान प्राप्त हो जाएगा। किसका मान प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा टीएफ का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो यहां से हम आसानी से ग्राफिकली रूप से क्या निकाल सकते हैं, आपका हिमांक में अवनमन का मान निकाल सकते हैं। और हिमांक में अवनमन कैसे कम हो वो भी देख लिए ग्राफिकल रूप में। देखिए इसका हिमांक कैसा है, ज्यादा आया है, विलयन का जो हिमांक है वो 10 आया, जबकि विलायक का हिमांक कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो विलायक का हिमांक है वो ज्यादा आया और विलयन का हिमांक में कमी हो गई, अर्थात अवनमन हो गया। और अवनमन होकर कितना हो गया, इसका हिमांक 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हमने थ्योरेटिकली भी समझा, ग्राफिकली रूप में भी समझा, डेल टीएफ का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो भी हमने समझा। अब एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसे आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। अभी जानते हैं जो आपका डेल टीएफ होता है वो किसके बराबर होता है, के एफ इंटू एम के बराबर होता है। जहां पर जो आपका डेल्टा टीएफ रहता है, डेल टीएफ रहता है वो कितना रहता है, T1 माइनस T2 रहता है इज इक्वल टू के एफ। देखिए मोलरता हम सभी जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, विलेय का द्रव्यमान क्या आता है, यहाँ पर आपका विलेय का द्रव्यमान आता है, डिवाइड बाय नीचे क्या आता है आपका विलेय का अणुभार आता है, क्या आता है यहाँ पर आपका विलेय का अणुभार आता है, इनटू यहाँ पर क्या आता है आपका विलायक का द्रव्यमान आता है। यदि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हो तो यहाँ पर किसका गुणा कर देते हैं, 1000 का गुणा कर देते हैं। अर्थात फाइनली जो हमारा अभिष्ट संबंध निकल गया वो क्या निकल गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू KF विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 अपन विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। इस फॉर्मूले की सहायता से आप चाहे तो T1 का मान ज्ञात कर सकते, T2 का मान ज्ञात कर सकते, विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते, विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते, विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, KF का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, या तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किस प्रकार से आएगा, बोलेगा कि आप शुद्ध विलायक का हिमांक निकालिए, यदि T2 का मान दिया हो, KF का मान दिया, विलेय का द्रव्यमान दिया, विलेय का अणुभार दिया है और विलायक का द्रव्यमान दिया, या ये बोल देगा कि विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करे, यदि विलेय का द्रव्यमान इतना हो, विलायक का द्रव्यमान इतना हो, KF का मान दे हो, T1 और T2 का मान भी दिया हो। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हिमांक में अवनमन क्या होता है, इसे हमने थ्योरेटिकली समझा, ग्राफिकल रूप में समझा और एक महत्वपूर्ण संबंध के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।